हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर का नाम है, यानी साइंस के 3 बुक होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इस वीडियो में हम कराएंगे केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, सभी क्वेश्चन आंसर आपको हम इस वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, पार्ट से ही क्वेश्चन रहेंगे, बुक का जितने भी बुक के क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन का साफ क्यों किया जाता है। तो देख ले, मैग्नीशियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। संग्रहित करते समय यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ताकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन सके। मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत अस्थायी होती है, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की अधिक अभिक्रिया को रोकती है। मैग्नीशियम के रिबन इसी परत से हटाने के लिए इसे रेत कागज से साफ किया जाता है, जिससे आंतरिक धातु के वायु जो होता है संपर्क में लाया जा सके। इसीलिए वायु में जो जलाने के से पहले जो होता है ना, ये मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वो धातु के संपर्क में आ सके, वायु के संपर्क में आ सके और बढ़िया से जल सके। अगर उसमें नहीं आएगा तो वह सही से जल ही नहीं पाएगा, इसीलिए उसे साफ किया जाता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के संतुलीकरण लिखिए। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। बोरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, इस सभी से मिलाने पर सोडियम जल से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2G Cl2G, इसको मिलाने से 2HCl बनता है। उसी तरह से 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 BaSO4 और 2Cl2 बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी आस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना है। जैसे कि पहला है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बोरियम सल्फेट का अवशोषण बनाते हैं। तो क्या होता है? BaCl2 Na2SO4 और BaSO4 Na2NaCl बनता है। ठीक है, दूसरा है कि सोडियम क्लोराइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड विलयन तथा जल बनाते हैं। तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है NaOH कहलाता है। क्या कहलाता है? NaOH, जिसको AQ कहते हैं। HCl बनाता है, NaHCl और H2O बनाता है। ठीक है, अब आपके बुक के जो पृष्ठ संख्या 11 होंगे केमिस्ट्री चैप्टर का, उसमें आपका ये चीज़ दिया होगा। ठीक है, क्या है? पहला है कि किसी पदार्थ X के विलयन का प्रयोग करके सफेदी करने के लिए होता है। दूसरा है पदार्थ X का नाम तय करके सूत्र लिखिए। तीसरा है कि ऊपर एक में लिखे गए पदार्थ X के जल का अभिक्रिया लिखना है। चलिए दोनों को देख लीजिए यहाँ से। तो देखिए, पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और इनका सूत्र होता है CaO होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का याद रख लीजिएगा, Ca से कैल्शियम होता है, O से ऑक्साइड होता है। तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है। दूसरा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अधिक अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। क्या क्या निर्माण करता है? CaOH यानी कि H2O करता है। इससे क्या बनता है? जल से COOH प्लस U यानी कि बुझा हुआ चूना, जिससे कि बुझा हुआ चूना प्लस जल, CaO यानी कि बुझा हुआ चूना, H2O जल होता है। इसे मिलाने से CaOH2O बनता है, जिसे हमें बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्रियाकलाप 1.5 में एक परख नली में एक तंत्र गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। उस गैस का आपको नाम बताना है। तो नाम की बात करें तो जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? जल के 2 भाग होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है हाइड्रोजन होता है। इसलिए जल के विद्युत अपघटन के दौरान प्रकनली एक तंत्र गैस की मात्रा दूसरे प्रकनली उत्पादित गैस की मात्रा से क्या होती है? दुगनी है। यह गैस हाइड्रोजन कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये आपका पृष्ठ संख्या 15 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब लोहे की कील की कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? मतलब करा कि लोहे की कील, मतलब लोहे की जो काटी होती है जिसको दीवार में ठोका जाता है, कील को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उसका रंग जो होता है बदलता क्यों है, चेंज क्यों हो जाता है? तो इसके बदलने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण है? चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट से विलयन में डुबोया जाता है तब लोहे यानी कि आयरन यानी कि लोहा ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। इस प्रक्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्या होता है? बदल जाता है। जब दोनों से एक्सट्रैक्ट होता है तो दोनों का जो रंग जो होता है ना, उसमें कॉपरेट करने लगता है, जिसका उसका जो विलयन का जो रंग होता है वो बदल जाता है। और इसके बदलने का जो निम्नलिखित अभिक्रिया करता है, जैसे कि Fe यानी कि लोहा होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, जिससे बनकर FeSO4 यानी कि Cu कॉपर सल्फेट में निर्मित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्वितीय अवस्था में अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। जैसे कि 2 KBr प्लस Bl2 बराबर क्या बनेगा? 2 KLAQ प्लस BaBr2 बनता है। ठीक है, अगला है कि निम्न अभिक्रिया में
उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचानिए। निम्नलिखित जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में आपको क्या करना है, पहचानना है कि कौन अपचयित है कौन उपचयित है, पदार्थ को पहचानना है। ठीक है, जैसे कि Na4Na+O2 जिसको G और 2N2, इससे क्या आपको पहचानना है, इसमें कौन उपचयित है और कौन अपचयित है। दूसरा है CuOH2 देख लीजिए, सोडियम का जो अपचयन होता है तो यह ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होती है तथा ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, अगला है कि कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होता है, इसलिए यह अपचयित होता है तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होती है, इसलिए यह अपचयित हो जाता है। समझ में आ गया अपचरित और उपचरित क्या होता है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा उपचरित क्या होता है। यहाँ पे अपचयित हो जैसे कि कॉपर सल्फेट, जैसे कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड होता है, में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का क्षति होता है, जिसलिए यह अपचयित हो जाता है। क्या होता है, अपचयित होता है। तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है यानी कि बढ़ता है, और इसमें ह्रास का मतलब ऑक्सीजन घटता है, इसलिए यह उपचयित होता है और यह अपचयित होता है। समझ में आ गया। अब आपकी बुक से जो अभ्यास के जो प्रश्न होंगे, यहाँ से अब अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ऊपर में जितने क्वेश्चन लिए सभी बुक के बीच वाले भाग का क्वेश्चन है। अब यहाँ से मेन टॉपिक आ गया अभ्यास प्रश्न। क्या कहता है अभ्यास प्रश्न से क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एकदम गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है, अब आ गया कि नीचे दिया अभिक्रिया में संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य बताना है। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला है सीसा अपचयित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होता है, कार्बन अपचयित होता है और लेड ऑक्साइड अपचयित होता है। क्या ये बात जो है ये सही करा है या गलत करा है। तो यहाँ पे जो आंसर जो है पहला आपसे आंसर पूछा कि या ए और बी दो सही करा है, क्या करा है, एक और दो सही करा है, दो एक सही करा है, ए तीनों सही करा है या सब सही करा है। तो इसमें हम बात करें तो यहाँ पे जो एक का जो आंसर होगा ए और बी जो होगा सिर्फ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Al Al2O प्लस 2Fe जिसे करा के दिए गए अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे कि यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, द्वितीय स्थापन अभिक्रिया, नियोजन अभिस्थापन अभिक्रिया। तो जो ये दिया हुआ है समीकरण दिया हुआ है किस तरह का अभिक्रिया है, तो यह है विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर का निशान लगाइए। पहला है हाइड्रोजन गैस एवं आयनिक क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और आयनिक हाइड्रोजन बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, आयनिक लवण एवं जल बनता है। तो इसको बात करें तो इसमें बनता है हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संतुलन क्या है, कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण के संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देख लीजिए, अगर करा कि संतुलित जो रासायनिक समीकरण इसे समीकरण है क्या, ये क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या आवश्यकता, क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो अगर इसकी आंसर की अगर बात करें तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर होता है, सेम होता है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलन होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा एक बार में लेना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हमें नीचे आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है, कथन करा कि रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन कर उसे संतुलित भी कीजिए। करा कि नाइट्रो ऑक्साइड के संयोग करने की अभिक्रिया अमोनिया बनता है, तो इसे रासायनिक सूत्र में क्या दर्शाएंगे, इसे हम दर्शाएंगे 3H2G N2G या 2Ng हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ से इस समीकरण को क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यहाँ से 1 नंबर को 2 नंबर, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, इसमें आपके पास दिया हुआ है ABCD और इसी का आंसर जो है यहाँ पे नीचे दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से मिला लेना है और इसे वीडियो को पुश कर देना है, पुश मतलब रोक देना है और रोक कर इसको नोट कर लेना है। ठीक है, फिर उसी तरह से इसको भी दिया हुआ है संतुलितकरण करना है। जैसे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, पहले यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर, फिर 2 3 4 नंबर दिया हुआ है। जैसे कि NaCl AgNO3 AgCl और NaONO3 दिया हुआ है। तो इसका आपका जो भी समीकरण में संतुलित करना है, इसको यहाँ पे इसका भी आंसर दिया हुआ है, आप ऊपर वाले का आंसर से इसको मैच करके और इसे भी नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फिर सेम क्वेश्चन समीकरण लिखना है। समीकरण क्या क्या लिखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बन प्लस जल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं CaHO बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2 बोलते हैं, कैल्शियम कार्बन को बोलते हैं COC3 बोलते हैं, जल को H2O बोला जाता है। तो ये सब रासायनिक सूत्र हो जाएगा। जिंक है, सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट है, सिल्वर है। तो जिंक को क्या बोला जाता है, Zn से जिंक होता है। थोड़ा सा पिक्चर को हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा जिंक, जिंक को Zn बोला जाता है, सिल्वर नाइट्रेट को बोला जाता है AgNO3 बोला जाता है, 2AgNO3 बोला जाता है। उसके बाद जिंक नाइट्रेट को बोलते हैं ZnNO3 बोलते हैं और सिल्वर को Ag2Ag बोलते हैं। उसी तरह से अगला है
एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम, उसके बाद है कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड कॉपर है। तो एल्युमिनियम को 2Al बोलते हैं एल्युमिनियम, कॉपर को बोलते हैं CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा AlCl2 हो जाएगा क्लोराइड, और यहाँ पे कॉपर का Cu हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नीचे में दिया हुआ है बोरियम क्लोराइड, तो BaCl2 हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट का होगा K2HO4 हो जाएगा, बोरियम सल्फेट का हो जाएगा BaSO4 हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड का हो जाएगा 2KCl हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको सामने इसको देखकर इसको लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। चलिए अगला टॉपिक आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलीकरण रासायनिक समीकरण लिखिए एवं अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए किस तरह का है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है पहला पोटेशियम ब्रोमाइड, बोरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एवं बोरियम ब्रोमाइड होता है। ये सभी जो दिया हुआ है यहाँ से आपका 1 नंबर है, 2 यानी कि CD ये सभी दिया हुआ है। इसका आपको लिखना है रासायनिक समीकरण में लिखना है, तो रासायनिक समीकरण आपको इस तरह का आएगा। और इसका प्रकार भी पूछा है, द्विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से समीकरण इसको आप लिख कर और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ उदाहरण दीजिए। मतलब उदाहरण भी बताना है और इसका अर्थ भी समझाना है, ठीक है। उदाहरण तो देना ही है और इसको समझाना है आपको, कैसे समझाना है देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है ऊष्माक्षेपी, तो देखिए जिन अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CgO2g CO2 ऊष्मीय ऊर्जा होता है। उसी तरह से जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे जो दिए हुए हैं तो ऐसा नहीं ठोकिएगा। चलिए अगला है श्वसन को ऊष्माक्षेपी, क्या है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, आप वर्णन कीजिए और इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए श्वसन यानी कि जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे बड़ी मात्रा में उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे C6H12O2 N+6O2 से क्या बनता है, 6CO2 बनता है जिसे 6H2O प्लस ऊर्जा बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, वियोजन अभिक्रिया को क्या है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ नियोजन होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देते हैं, यह अभिक्रिया नियोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं। जैसे क्या बनाते हैं, तो नीचे में देख लीजिएगा, एक वियोजन अभिक्रिया है और एक है संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की अगर बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे ZnCO है जिंक, ठीक है, यहाँ पे Zn और CO बनता है। उसी तरह से संयोजन की बात करेंगे तो CO+H2 ये बनेगा CaCH2 प्लस AQ बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उन वियोजन अभिक्रिया को एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा, 2Hg प्लस O2g विद्युत हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन, क्या है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, उन अभिक्रिया के समीकरण को लिखिए। तो पहला, जब कोई तत्व दूसरे तत्व में उसके यौगिक की विस्थापना कर देता है तो उस विस्थापना अभिक्रिया होती है। जैसे कि CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं की समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। अच्छा उसी का है, ऊपर वाला जो दिया था उसी का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट की विलयन के सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2AgNO3 जिसे वो बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, Cu यानी कि कॉपर बोलते हैं, CuNO3 को बोलते हैं कॉपर नाइट्रेट और 2Ag का बोलते हैं सिल्वर बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर तो समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवलवण प्राप्त होते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NO2CO3, क्या है NO2CO3 CaCl2 होता है, जिसको जब हम अभिक्रिया करते हैं तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, CaCO3 प्लस 2NaCl बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीकरण के योग के ह्रास के आधार पर निम्न पदों का व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण भी देना, जैसे कि अपचयन और उपचयन। इसके पहले भी शुरू में जो क्वेश्चन आया था अपचयन उपचयन के बारे में बताना था और यहाँ पे उसका ह्रास भी पूछा है, ठीक है, ह्रास क्यों होता है उदाहरण देकर भी बताना है। चलिए अपचयन अभिक्रिया की अगर बात करेंगे तो अपचयन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ह्रास का मतलब कमी होता है, ठीक है। जैसे कि 2Mg मैग्नीशियम और से ऑक्सीजन हो जाएगा, जिससे बनता है तो ये बन जाता है उष्मा 2Mg बन जाता है, ठीक है।
यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जैसे कि 2Cu 2HOG एंड 2CO बन जाता है, उष्मा बन जाता है। ठीक है, अगला है अपचयन अभिक्रिया। क्या है? अपचयन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास एवं हाइड्रोजन का योग होता है वह अपचयन कहलाता है। कॉपर ऑक्साइड अपचरित होकर कॉपर बन जाते हैं, जहाँ जिंक ऑक्साइड से अपचरित होकर जिंक प्राप्त होता है। अगला हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X की वायु की उपस्थिति में गर्म करने से वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। मतलब कोई भूरे रंग का चमकदार तत्व X को, मतलब X से दर्शाया गया है, जो कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, वायु यानी कि हवा के संपर्क में रहकर उसे गर्म करते हैं तो वह किस तरह का हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। तो उसका रंग काला हो जाता है। तो इस काले रंग का यौगिक का नाम बताइए, उसका यौगिक का नाम क्या होगा? तो देखिए, भूरे रंग का जो X कॉपर है, जिस पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। कॉपर को गर्म करने से निम्नलिखित अभिक्रिया होता है, भूरे रंग का तत्व और काले रंग के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की जो वस्तु होता है, इसको आप तो VVI कर लीजिए। बच्चा भी आपसे पूछ रहे कि बताइए हम लोहे पर पेंट क्यों करते हैं, तब आप क्या कीजिएगा? तो देख लीजिए, लोहे की वस्तु को पेंट किया जाता है क्योंकि उनमें जंग लगने से रोकता है। जब लोहे की वस्तु में जब हम पेंट नहीं करते हैं तो उसमें धूल, मिट्टी, कण, वायु, हवा सभी उसमें मिश्रित पदार्थ जो होते हैं उसमें हवा के संपर्क में आता है, जिससे लोहे की जो कण होते हैं वह खराब हो जाते हैं, इसमें जंग लग जाता है। धीरे धीरे जो आयरन होता है, लोहा, वह पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो उसमें जंग से रोकने के लिए क्या जाता है? पेंट करने पर नमी और वायु से लोहे के संपर्क टूट जाते हैं, जिसमें प्रकार का जंग नहीं लग जाता है। जब हम उस पर पेंट चढ़ा देते हैं तो वह हवा उसमें नहीं जाता है, न मिट्टी, न धूल, न पानी, कुछ जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से वह जंग नहीं लग जाता है और लोहा बहुत दिन तक सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन से प्रभावित क्या किया जाता है? मतलब तेल एवं वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होता है, इसे नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्यों इसे नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है? तो देखिए, खाद्य सामग्री में संग्रहित करने वाली थैलियों को ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि उनका अपचयन न हो सके, इसीलिए उसे तेल नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों, क्या है कि निम्न पदार्थों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब इसका वर्णन करना है, इसका परिभाषा देना है और इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। तो देखिए, क्या बोला है? संक्षारण। संक्षारण होता क्या है? सबसे पहले तो संक्षारण के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, संक्षारण का मतलब होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना। कोई धातु, अम्ल पदार्थ है, इसको अलग करना, कोई संपर्क में लाना नहीं, ये क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, अद्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचरित होती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर परत चढ़ जाना, ये संक्षारण के उदाहरण है। जैसे कि 2Fe प्लस 3O2 प्लस NH2O और 2FeO3 NH2O होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लास्ट क्या था? संक्षारण एक था, विकृत गंधी था। ठीक है, अब लास्ट में आखिरी क्वेश्चन ये है, क्या कहता है क्वेश्चन कि विकृत गंधी का वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रह जाता है तो उसमें वायुक्त तेल वसा अपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं। जैसे कि मक्खन को लंबे समय तक खुला छोड़ देने से उसके खाद्य में गंध परिवर्तन होता है। मक्खन जो कि दही वाला जो मक्खन होता है, तो मक्खन को अगर खुले जगह बहुत दिन तक, लंबे समय तक खुले में छोड़ दे तो उसका जो स्वाद जो होता है गंध आने लगता है, उसमें बदबू देने लगता है। तो यह हमारा क्या कहलाता है? विगंधिता कहलाता है। तो क्या बच्चों, यहाँ से क्लास 10th के हिस्ट्री था, केमिस्ट्री था, चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये सभी जितने भी टॉपिक थे पूरा हम इसका प्रश्न अभ्यास यहाँ से प्यारे बच्चों पूरा करा दिए। ऑब्जेक्टिव हो, भरने वाला हो, मिलान करने वाला हो, सभी क्वेश्चन हम यहाँ से कंप्लीट कर दिए प्यारे बच्चों। तो वीडियो को अच्छी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब